हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर वोकेशनल कोर्स में फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर। इसमें देखेंगे रेफ्रिजरेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। एंड लास्ट हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग लो टेम्परेचर इन फूड। ये सभी आपके वोकेशनल कोर्स में यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं, तो आज हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले की जो 2 यूनिट थी वो मैंने आपको करा चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ आपको 5 यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन या प्रशीतक, ये क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं किसी भी पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया प्रशीतन कहलाती है। मीन्स जैसे हम देखते हैं फ्रिज और एयर कंडीशनर, है ना। फ्रिज में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत लो होता है और इसमें क्या रखा जाता है, भोज्य पदार्थों का रखा जाता है। ऐसे ही एयर कंडीशनर होता है, ऐसे में हम क्या करते हैं, रूम को ठंडा करते हैं। तो जो उनका नॉर्मली टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर पर उन्हें ठंडा किया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेफ्रिजरेशन कहलाती है। आगे हम बात करें रेफ्रिजरेशन के लाभ और हानि की, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसे नाम से इससे क्लियर हो रहा है, एक फ्रीज़र कोल्ड टेम्परेचर पर खाद्य पदार्थों को कलेक्ट करता है। जैसे हम घरों में देखते हैं फ्रिज जो होता है, फ्रिज में एक फ्रीज़र पाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को, फूड मटेरियल्स को संग्रहित करके रखा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि भोजन को खराब होने से बचाता है, भोजन को स्टोर कर रखने में सक्षम बनाता है। अब अगर हम भोज्य पदार्थ को इसमें रख रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ताकि भोज्य पदार्थ हमारे जल्दी ख़राब ना हो। जल्दी ख़राब नहीं होंगे तो अधिक लंबे समय तक चलेंगे, तो अधिक लंबे समय तक हम इन्हें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जो कई समय तक सुरक्षित रह सकता है। स्टोर करके रखेंगे तो ये कई दिनों तक, जैसे 4 दिन चलने वाला हमारा वो कोई भोज्य पदार्थ है तो क्या होगा, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, वो अधिक दिनों तक चल सकता है। इसके साथ फ्रिज के द्वारा कई कोल्ड फूड मटेरियल बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम। अब हम फ्रिज का यूज़ केवल भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने या उनकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए ना करके क्या कर सकते हैं, उसमें हम कई प्रकार की खाद्य डिशेस बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, जूस हो गया, ये सब भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो ये इसका एक लाभ हो गया। सेकंड लाभ देखें तो ये है कूलिंग। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम फूड, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, एग आदि को कई दिन बिना खराब हुए रख सकते हैं। मीन्स कूलिंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जैसे दूध, दही, ये सब चीज़ें हो गई, हम फ्रिज में रखते हैं ना, कूलिंग के दौरान भी रखते हैं इन्हें। तो इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कई दिनों तक बिना खराब किए हुए, मतलब खराब ना हो ऐसे रख सकते हैं कूलिंग के द्वारा। थर्ड एडवांटेजेस में आ जाएगा स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स
कलेक्ट करके भंडारण करके चीज़ों को रखना। तो यहाँ भंडारण की प्रोसेस कहलाती है। जैसे बड़े पैमाने पर फूड फैक्ट्रियों, डेयरी आदि में कई दिनों महीनों तक बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेशन द्वारा सुरक्षित कम तापमान पर रखा जाता है। जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, हमारे घर तो छोटे पैमाने पर फूड मटेरियल हम रखते हैं, लेकिन जहाँ से हमारे पास फूड मटेरियल आ रहा है उन बड़ी फैक्ट्रियों में वो लोग कैसे रखते होंगे कि उनका फूड मटेरियल जो है जल्दी ख़राब ना हो। हम तो 2-4 दिन रखते हैं, लेकिन उन्हें तो महीनों तक रखना होता है। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फूड मटेरियल को काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। 4th पॉइंट आ जाएगा प्राइस। प्राइस मीन्स इसकी कीमत से लिया गया है। रेफ्रिजरेशन ग्राहकों की अपनी पसंद तथा बजट के अनुसार कम से अधिक प्राइस में उपलब्ध है। जैसे हमें अगर रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, हमारी सुविधा के अनुसार, हमारी कैपेसिटी के अनुसार हम खरीदते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं है तो कम प्राइस में ले सकता है ना, अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो ये कम कीमत में लिया जा सकता है ना, जिससे यह सभी ग्राहक अपनी आमदनी के अनुसार फ्रिज, एसी आदि खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फ्रिज में दरवाज़ा खुलने व बंद होने से एनर्जी की बचत होती है। मीन्स जो हम फ्रिज देखते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा गेट होता है उससे क्या होगा, जितनी देर हमें भोज्य पदार्थ निकालना है या रखना है उतनी देर हम गेट को खोलेंगे, फिर वापस लगा देंगे। तो एनर्जी जो है, अंदर की कोल्ड हवा है वो बाहर नहीं आएगी, जिससे क्या होगी, एनर्जी की बचत होगी, है ना। अंदर की ठंडी हवा बाहर नहीं जा पाती है। तो ये भी इसका एक लाभ हो गया। आगे हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन से होने वाली हानियाँ हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा अधिक बिजली की आवश्यकता। मतलब जो हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे इसमें हमें अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। रेफ्रिजरेशन को कार्य करने हेतु कंटिन्यू बिजली की आवश्यकता होती है। हमें इसे कंटिन्यू चालू रखना पड़ता होता है ना, इसी की बात हो रही है यहाँ पर। बिजली नहीं होने की स्थिति में फ्रिज में रखा खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा पोषक तत्वों की कमी। रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेस विटामिन बी एंड सी को नष्ट कर देती है। जो हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, हमारे भोज्य पदार्थ में जो विटामिन्स है बी और सी वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये इसकी एक हानि हो गई। आगे कह रहे हैं जमे हुए फलों में भी ताज़े फलों की तुलना में कम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको कोशिका क्षति से बचाते हैं। जो फल हम फ्रिज में रख रहे हैं अगर वो जमने लगते हैं, है ना, टेम्परेचर बहुत कम हो तो जमने लगते हैं वो, तो उनमें ताज़े फलों की तुलना में कम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, कोशिका क्षति से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेशन व बिजली का मूल्य। ये भी एक हानि में आएगा। कैसे, जब हम रेफ्रिजरेशन के कोई भी सामान खरीदते हैं जैसे फ्रिज वगैरह, तो क्या होता है, सिर्फ खरीद लेने के पैसे नहीं लगेंगे, हमें क्या होगा, खरीदने के बाद उसे कंटिन्यू चलाने के लिए बिजली भी तो देनी होगी, सप्लाई करनी होगी, तो बिजली के भी तो आपको बिल भरने होंगे। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ रेफ्रिजरेशन खरीद लेने के खर्चे के अलावा आपके इसे निरंतर बिजली देना होता है, तब आपको बिजली बिल भी इसकी लागत को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन की स्थिति। फ्रीजर बर्न से भोजन की बनावट और स्वाद प्रभावित हो सकता है। हवा के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप भोजन पर क्षतिग्रस्त बर्फ के क्रिस्टल हो सकते हैं। जमे हुए भोजन की सेल्स फट जाती है जिससे नमी, स्वाद, बनावट का नुकसान होता है।
फ्रिज में रखा पानी ज़रूरत से अधिक ठंडा हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि भोजन की स्थिति क्या होती है रेफ्रिजरेशन के द्वारा, है ना। हानियाँ क्या होती है उसी के अंदर हम ये सब लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग के बीच अंतर क्या है। रेफ्रिजरेशन कम तापमान पर खाद्य सामग्री को ठंडा करने की एक विधि है। मीन्स इसमें क्या किया जाता है, ओनली खाद्य सामग्री को हम ठंडा करेंगे। वहीं पर फ्रीजिंग में देखें, फ्रीजिंग भोजन को सॉलिड बनाने की विधि है ताकि ख़राब ना हो सके। यहाँ पे सॉलिड से मतलब उसे जमाने से है ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी भोज्य पदार्थ है हमारा, तो उसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जमने लगता है ना। उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसे ठोस रूप में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। लगभग सभी घरों में यूज़ होने वाली एक सामान्य खाद्य संरक्षण विधि है। रेफ्रिजरेशन नॉर्मली सभी घरों में होता है ना। तो उसमें यूज़ होती है ये विधि ताकि भोज्य पदार्थ सुरक्षित बना रहे। रेफ्रिजरेशन सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को धीमा कर देता है, जबकि फ्रीजिंग इसमें क्या होता है, इसमें लो टेम्परेचर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। रेफ्रिजरेशन में भोजन के 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर भोजन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जबकि फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पर भोजन को स्टोर किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि ओनली हमें इसे ठंडा रखना होता है, जबकि फ्रीजिंग में उसे जमाना होता है। इसीलिए फ्रीजिंग में क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है भोजन को। अब आगे हम बात करते हैं फ्रीजिंग के टाइप्स। फ्रीजिंग के टाइप्स हम डिस्कस करें तो हम नॉर्मली देख लेते हैं कौन कौन सी फ्रीजिंग होती है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, दूसरी आती है ब्लास्ट फ्रीजिंग, तीसरी आती है ब्रेन फ्रीजिंग, चौथी आती है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग की। कॉन्टैक्ट मीन्स होता है संपर्क, तो यहाँ पर बात हो रही है संपर्क फ्रीजिंग के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, इसका यूज़ थोक एंड ब्लॉक्स में प्रोडक्ट को जमाने के लिए किया जाता है। मीन्स बड़े पैमाने पर हमें थोक में कोई भी फूड मटेरियल अगर हमें जमाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को ट्रे या पेन में पानी से भर दिया जाता है, जो फ्रीजिंग मीडिया के रूप में कार्य करता है तथा जमने के बाद उत्पाद बर्फ़ के अंदर जम जाता है। इससे क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाती है। फिर फ्रीजिंग की इस पद्धति में समस्या यह है कि ग्राहक को पूरे ब्लॉक को तब भी पिघलाना पड़ता है जब इसके एक ही पार्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये फ्रीजिंग बड़े पैमाने पर हो रही है ना, हमें अगर थोक में प्रोडक्ट चाहिए तो उस पर हो रही है, लेकिन इससे क्या नुकसान हो रहा है कि अगर हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एक पार्ट चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा ही चाहिए, तो इस पूरे जो भी हमारा ब्लॉक था उसको पूरे को पिघलाना पड़ेगा, तभी हम उसका छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं। तो ये इसका एक नुकसान है। सेकंड आता है ब्लास्ट फ्रीजिंग। कोल्ड एयर को प्रोडक्ट पर ब्लास्ट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसको फ्रीजिंग करना है उस पर हम जो ठंडी हवा है वो उस पर उड़ाई जाएगी। फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे लिखा है ठंडी हवा प्रोडक्ट पर उड़ाई जाती है जो उसे ठंडा करती है। यह पारंपरिक व किफ़ायती तरीक़ों में से एक है, लेकिन ठंडा करने में अधिक समय लगता है। इसमें जो है वो अगर हम ठंडा करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट को कोल्ड एयर के द्वारा, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है,
तो ये थी ब्लास्ट फ्रीजिंग। आगे अब हम देखते हैं ब्राइन फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीज़र में एक टैंक होता है जिसमें कूलिंग कॉइन लगे होते हैं। ब्राइन को टैंक में भर दिया जाता है और पासिंग रेफ्रिजरेट की हेल्प से ठंडा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो हमारा फ्रीज़र होगा उसमें क्या होगा, एक टैंक लगा होगा जिसमें कूलिंग करने के लिए कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स को लगाया जाता है। फिर क्या करेंगे, जो ब्राइन है, ब्राइन जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए ब्राइन यूज़ कर रहे हैं उसको टैंक में हम डाल देंगे और फिर पासिंग रेफ्रिजरेटर की हेल्प से ठंडा किया जाता है। जमाने के लिए प्रोडक्ट को कोल्ड सर्कुलेटिंग ब्राइन में डुबोया जाता है, फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो जम जाता है। हालांकि ब्राइन के संपर्क में आने से उत्पाद का प्राकृतिक स्वाद बदल जाता है। तो देखिए सभी फ्रीजिंग में कुछ ना कुछ ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो उस टेक्निक को एक तरीके से बोला चाहिए हानिकारक बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्राइन के यूज़ से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राकृतिक स्वाद जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। ये क्या होती है, यह फ्रीजिंग की सबसे कारगर विधि है, यह तथापि यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसमें द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जा रहा है। मेडिकल सर्जरी, प्रत्यारोपण के लिए अंगों का संरक्षण आदि में इसका यूज़ अभी भी जारी है। तो ये जो फ्रीजिंग का टाइप है इसमें जो द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, एक ये पॉइंट जानने वाला है और आपको याद रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है जो मेडिकल सर्जरीज होती है उनमें प्रत्यारोपण, मतलब अंगों का दान करते हैं ना, उनमें जो हम अंग किसी और को डोनेट करते हैं तो उन अंगों को सुरक्षित रखा जाता है, तो उस संरक्षण में इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है भोजन में कम तापमान के दौरान होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर बात हो रही है जो हम लो टेम्परेचर पर अगर भोजन को रखते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, फिजिकल और केमिकल, जो कि चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन में कम तापमान से मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहना है इनका कि जब हम भोजन को अगर लो टेम्परेचर पर रख दें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। लो टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी कम, जैसे फ्रीजिंग में रख दे, है ना, तब क्या होगा, तो सभी भोज्य पदार्थ हेतु एक निश्चित टेम्परेचर पर सुरक्षित रहने का गुण होता है उनमें, लेकिन वे सूक्ष्म जीव जो भोजन को खराब करते हैं वे अधिक वृद्धि करने सामान्य तापमान पर भी सो करते हैं। मीन्स सभी भोज्य पदार्थों का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का टेम्परेचर होने से भोजन की गुणवत्ता पर उतना असर नहीं पड़ता है जितना कि सूक्ष्म जीवों के टेम्परेचर से पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के लिए एक अपना खुद का टेम्परेचर होता है जिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो लो टेम्परेचर एक ऐसा है जहाँ पे सूक्ष्म जीव बहुत कम ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे अधिक वृद्धि करते हैं सामान्य तापमान पर। भोजन का खराब होना एक रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे लिए हानिकारक है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कम तापमान के कारण
सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। एंजाइम अधिक ठंडे तापमान से जमे हुए भोजन की गुणवत्ता हेतु खतरनाक रासायनिक परिवर्तन उत्प्रेरित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। रेफ्रिजरेटर को कम तापमान को होता है उसका, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पहला तो एक लाभ ये हो रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु जो है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा ये हो रहा है कि इससे जो हानि हो रही है, एंजाइम अधिक ठंडे तापमान से जमे हुए भोजन की गुणवत्ता खतरनाक रासायनिक परिवर्तन उत्प्रेरित कर सकते हैं। भौतिक रूप से प्रभाव में जो हमें भौतिक रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, रंग का बदलना, द्रवित होना आदि शामिल है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में भोजन का खट्टा होना, कसैला होना, सड़ना आदि ये सब रासायनिक परिवर्तन में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट के समथिंग सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। इन्हें अच्छे से कीजिएगा एंड आगे के नोट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उनके काफ़ी सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।